हेलो, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ डॉक्टर शिखा शर्मा शो। हम लोग एक एपिसोड की सीरीज में न्यूट्रिशन के ऊपर बात करने, जैसे आपने पुराना एपिसोड देखा होगा उसमें हमने बात करी है न्यूट्रिशन के ऊपर, बात करी थी वेट लॉस पे, बात करी थी इंटरमीडिएट फास्टिंग के ऊपर, बात करी थी। जो आज का एपिसोड है उसमें हम लोग काफी सारे टॉपिक्स लेके आए हैं मैम के साथ। एक्चुअली मैम का एक डॉक्टर शिखा एल्गोरिथम ड्रिवन होलिस्टिक डाइट प्लान आने वाला है, तो उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं, जिसको कि देश के टॉप के आईआईटियंस ने बनाया है और न्यूट्रिशनिस्ट ने बनाया है। तो उसके ऊपर बात करेंगे मैम से आज। मैम, जो आपका ये आने वाला है एक डाइट प्लान, तो उसके बारे में बेसिकली बताइए। पर्सनलाइज्ड जो न्यूट्रिशन है उसके ऊपर आप थोड़ा सा बताइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर शिवम। और जैसे कि ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है कि हम बात कर रहे हैं हेल्थ पे, टेक्नोलॉजी और हेल्थ पे, तो ये सब इसलिए क्योंकि आज के समय में बहुत सी नई नई चीजें हो गई हैं प्रिवेंटिव हेल्थ के स्पेस में। जैसे कि मिसाल के तौर पे जो ये एल्गोरिथम ड्रिवन न्यूट्रिशन प्लान क्या है, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन प्लान जब कोई बनाता है, कोई भी डाइटिशियन बनाती है, तो उसे क्या करना होता है। तो न्यूट्रिशन प्लान बनाने के लिए पहले तो आपको जो पर्सन जिसके लिए बना रहे हैं उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेनी चाहिए, क्योंकि तभी तो आप कोई प्रॉपर प्लान बना पाएंगे। फिर उसकी पूरी डाइटरी हिस्ट्री आपको लेनी चाहिए। फिर आपको देखना चाहिए कि इसको मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके मुताबिक उसे क्या चाहिए और उसकी गोल्स क्या है। वेट लॉस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, कैंसर है। फिर उसके मुताबिक आपको जो न्यूट्रिशन प्लान है उसके अंदर उसकी फास्फोरस क्या चाहिए, कैल्शियम क्या चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, विटामिन कितना चाहिए, तभी तो एक साइंटिफिक न्यूट्रिशन प्लान बनेगा ना। तो ये सारी चीजें समझ के, कैलकुलेट करके फिर आपको न्यूट्रिशन प्लान बनाना चाहिए। और साथ में उसको आप खाएंगे कैसे। चलिए, आपको तो लिख दिया कि भाई बेसन चीला। अब बेसन चीला तो फ्राई होके भी बनता है। बेसन चीला बहुत तरीके के बनते हैं। तो उसको रेसिपी क्या है ये बहुत जरूरी है। कई लोग, मुझे लगता है आज के समय में रेसिपी क्योंकि नहीं साथ में समझाते या उसको नहीं दिखाते, तो उससे भी वो डाइट प्लान गलत हो रहा है। तो ये पूरी कैलकुलेशन, एक तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, और रेसिपी प्लान के साथ जो बनता है, वो एक सही साइंटिफिक पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन प्लान माना जाता है। अब किसी भी डाइटिशियन के पास आप जाएंगे तो वो इतना सब कुछ नहीं कर पाएगी। ये तो बहुत कैलकुलेशन होती है। तो इसीलिए ये एल्गोरिथम ड्रिवन जो न्यूट्रिशन प्लान है, ये हमने 2020 में इसका सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया। और सॉफ्टवेयर का माने क्या है कि अब हम 25 साल से इस फील्ड में हैं। तो 25 साल से लाखों को हमने ट्रीटमेंट दिया है। और किस बॉडी पे क्या सूट करता है, किस वेदर के हिसाब से, किस बीमारी के हिसाब से, किस कुजीन के हिसाब से, ये सारी नॉलेज हमको पता है। और ये सारी नॉलेज को लेके एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाया कि जब आप वेबसाइट पे जाएंगे और अपनी प्रोफाइल डालेंगे और थोड़े कुछ सवाल हैं वो आंसर करेंगे, तो वो जो इंजन है, जो इंटेलिजेंट इंजन है, वो ये सारा डेटा लेके, और जो हमने उसको रूल सिखाए हैं इंजन को, वो आपको एक न्यूट्रिशन प्लान और रेसिपीज और कैलकुलेशन सब देगा। जो हम वैसे एक डाइटिशियन अगर उसके लिए 20,000 चार्ज करती है, तो आपको वो महीने का 1,000 ही पड़ेगा। तो यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट जो नॉलेज है, कंटेंट है, टेक्नोलॉजी की मदद से उसको हम सब तक पहुंचा पाए। तो ये एल्गोरिथम का मतलब एक तरह का ब्रेन आप कह सकते हैं, रूल्स इंजन कह सकते हैं। तो ये रूल्स इंजन पूरा वो डेटा को क्रंच करके और हमारी 25 साल के नॉलेज को क्रंच करके आपको प्लान भी बताएगा और रेसिपी बताएगा। हाँ, जैसे कि मैंने मैम के सारे प्लान्स देखे भी हैं, जी। मैंने पर्सनली मैम मैम के देखे हैं। जी। मैम, जैसे आजकल एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जी। एआई का हर सेक्टर में यूज़ हो रहा है। वो चाहे आप वीडियोग्राफी में ले लीजिए, मार्केटिंग में ले लीजिए, मतलब हर चीज़ में एआई का यूज़ हो रहा है। तो फूड में एआई का क्या रोल है? न्यूट्रिशन में क्या रोल है? एक बार उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। देखिए, न्यूट्रिशन में एआई तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में अगर आप देखें कि इतनी रिसर्चेज़ आई हुई हैं, किसी एक न्यूट्रिशनिस्ट को या डायटीशियन को रिसर्चेज़ को पढ़ के फिर उसको एक मेन्यू प्लान में बनाना, पूरी कैलकुलेशन करना, फिर रेसिपीज़ बनाना, बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। तो कोई भी आज की डेट में न्यूट्रिशनिस्ट ये एंड टू एंड काम नहीं कर सकती, बिकॉज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर आप सही तरह से काम करना चाह रहे हैं, पहले तो अलग था कि भई थोड़ा फैट कम खा लो, थोड़ा घी कम खा लो, तेल कम खा लो। आज उतना लिमिटेड एडवाइस किसी को पता नहीं चाहिए उसको, और वो तो वैसे भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो एआई का रोल है कि उस पर्सन की पूरी मेडिकल हिस्ट्री को समझ के
पूरा न्यूट्रिशनल वैल्यूज को कैलकुलेट करके, पूरा उसके रेसिपीज से लिंक करके पर्सन को सोल्यूशन दिया जाए। मैम जैसे आपने बताया ये तो नॉर्मली एक नॉर्मल न्यूट्रिशनिस्ट भी कर सकता है इसको। तो एआई से हम लोग मतलब क्या फ़ायदा कर सकते हैं? अगर क्या ये टाइम सेविंग है? क्या ये कॉस्ट सेविंग है? तो एआई और न्यूट्रिशन से क्योंकि नॉर्मली अगर हम एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, तो और एआई की से जो न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उसमें क्या मतलब सेव कर सकते हैं हम अपना? देखिए दोनों चीज, सबसे पहले तो क्या आप सेव करेंगे पैसा, क्योंकि इस सब काम के लिए न्यूट्रिशन 20,000 कम से कम चार्ज करेंगे, बिकॉज ये बहुत लेंथी काम होता है, बहुत मेहनत का काम होता है। दूसरी चीज है समय, क्योंकि जब इतना बड़ा इंजन आपके लिए काम कर रहा है और इतना सारा डेटा क्रंच करके डेटा को उसको एनालाइज करके आपको दे रहा है, तो वो तो मिनटों में काम हो जाता है, जो एक न्यूट्रिशनिस्ट को कम से कम नहीं तो 3 या 4 दिन जरूर लगते हैं ये सारी चीजें प्रिपेयर करने में। तो एंड रेसिपीज तो आप छोड़ ही दीजिए, अभी तो मैं मेन्यू प्लान की बात कर रही हूँ, रेसिपीज करेंगी तो फिर तो महीनों का काम है। तो आई थिंक कि न्यूट्रिशन स्पेस में एआई का सबसे बढ़िया यूज मुझे लग रहा है, क्योंकि आने वाले समय में अगर आपको, जैसे हम फूड एज मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, तो एआई फूड एज मेडिसिन को पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए बहुत हमारे लिए मददगार रहेगा, सबके लिए। जैसे मैम आपने बॉडी टाइप के ऊपर बात करी, जो हमने लास्ट एपिसोड में बॉडी टाइप के ऊपर बात करी थी। तो मैम जो आपका ये प्लान है, वो बॉडी टाइप को कैसे जानता है? मतलब क्योंकि आप बेसिकली इसमें कोई मैन पावर तो यूज़ नहीं हो रही है, वो सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी आपके प्लान में है, तो बेसिकली ये कैसे जान पाता है कि कौन-सा बॉडी टाइप है एक पर्सन का, उसके हिसाब से कोई ऐसा न्यूट्रिशन चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो जब ये जो एआई, ये जो हमने एल्गोरिथम ड्रिवन जो इंजन लगाया है, ये पहले आपसे सवाल पूछता है। तो 25 सवाल हैं जो ये इंजन पूछेगा आपसे, और वो 25 सवाल के जब जवाब देते जाएंगे, उस जवाब को फिर वो लेके डेटा के ऊपर क्रंच करके फिर आपको वो रेसिपीज और मेन्यू प्लान्स बताएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये बिना क्वेश्चंस करे पर्सनलाइज कर सकता है, नहीं। सवाल वही पूछेगा जो हमारी डायटिशियन पूछती थी, बट जैसे ही आप उसको इनपुट करेंगे, तो उसको फिर वो मैच करना शुरू करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि भई मुझे कोलेस्ट्रॉल कम करना है। अब कोलेस्ट्रॉल की जितने भी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती हैं, जितनी भी रिसर्चेज़ आई हैं, जितने भी फूड स्टफ्स हैं, एक एआई इंजन मिनटों में उसको चेक कर सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट को पढ़ना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। एआई इंजन मिनटों में चेक करता है, एल्गोरिथम मिनटों में चेक करता है। तो सारा चेक करके आपको वही चीज़ देगा, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। अच्छा। मैम इसकी बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। जी। मैम कैंसर के ऊपर एक मैं पढ़ रहा था कि कुछ ऐसे टेस्ट आ गए हैं, तो उसमें बेसिकली हम लोग कैंसर के खतरे को पहले से ही मार्क कर सकते हैं और उसको पता लगा सकते हैं और उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो मैम कैंसर पे आपका एक बहुत बड़ा फ़ोकस है आज जी। के टाइम पे, क्योंकि कैंसर पे मैं लेटेस्ट डेटा एनालिसिस कर रहा था उसका, तो 5 करोड़ लोग प्रेवलेंट है कैंसर के लिए आगे। जी। और उसमें जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन से हम लोग कैंसर को 30 से 40% केसेज़ को न्यूट्रिशन और लाइफ़स्टाइल से मतलब रिकवर कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसके जी। खतरे को। जी। तो मैम कैंसर को ऐसे कुछ टेस्टेज़ हैं, ऐसे कुछ टेस्ट हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बॉडी में हैं, जान सकते हैं कि कैंसर में हमारे लिए मतलब प्रेवलेंट है या नहीं? आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर शिवम, कि कैंसर के खतरे को प्रॉपर फोकस्ड न्यूट्रिशन प्लान से आप 30 से 40% को रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। कितनी बड़ी चीज है कि जो रिस्क खतरा है, उसको आप अपने न्यूट्रिशन से 30-40% कम कर सकते हैं। तो जैसे जो पहले टेस्ट होते थे वो कैंसर डिटेक्शन के लिए थे कि भी आपके शरीर में कैंसर है, तो वो टेस्ट आपको बताएगा आपके शरीर में कैंसर है। पर तब तक तो बहुत समय गुजर गया है, जब तक वो डिटेक्ट हो रहा है। आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप ब्लड टेस्ट के माध्यम से जान सकते हैं कि आगे आपकी बॉडी में कैंसर आ सकता है, यानी अभी नहीं है, आगे आ सकता है। तो वो कुछ मार्कर्स होते हैं, उसको मेजर करता है। और ये मार्कर्स क्या होते हैं, इनिशियली बॉडी में दिखाते हैं कि रिस्क बढ़ रहा है, खतरा बढ़ रहा है। एनएलपी मार्कर्स होते हैं, और इन मार्कर्स को अगर आप मेजर करें और वो नॉर्मल से ज्यादा नजर आए, तो दैट मीन्स कैंसर का खतरा बढ़ रहा है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब किसी को माइल्ड इन्फेक्शन होता है, तो उसकी बॉडी में कुछ इम्यून सेल्स बढ़ने शुरू होते हैं। अभी उसको बीमारी नहीं हुई है, अभी बॉडी उसकी उसको मैनेज कर रही है, बट वो इम्यून सेल्स बड़े हुए दिखाती है कि अच्छा, आपके ऊपर एक्सपोजर हुआ है, बीमारी नहीं हुई है, बट आपका बॉडी फाइट कर रहा है। तो वो जो फाइट करने वाली जो मेजरमेंट होती है, उसको रिस्क असेसमेंट कहते हैं। वो रिस्क असेसमेंट वाले
आजकल मॉडर्न टेस्ट आ गए हैं ब्लड टेस्ट के रूप में, इट्स अ ब्लड टेस्ट, वो बता देते हैं कि भाई आपकी बॉडी फाइट कर रही है और वो चीजें बढ़ रही है, रिस्क बढ़ रहा है आपका। तो अगर आप न्यूट्रिशन चेंजेस सही समय पे करें तो आपका कैंसर आगे नहीं होगा। मैम टेस्ट की आपने बात करी, इन्वेस्टिगेशंस की बात करी। मैम ऐसे कौन से फिजिकल या क्लिनिकल साइंस हैं, मतलब साइन एंड सिम्टम्स हैं पेशेंट के अंदर जो आते हैं इनिशियल स्टेज में, शुरुआती जो दौर है उसकी, तो ऐसे कौन से साइन और सिम्टम्स आते हैं, वो एक बार उसके बारे में बताइए? देखिए जो रिस्क स्टेज है, जिस स्टेज में हम बात कर रहे हैं कि आप डिटेक्शन करके कैंसर से बच सकते हैं, क्योंकि आप अर्ली स्टेज पे अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। मतलब आपको पता लग गया कि भाई मैं रिस्क पे हूँ, तो मैं अपनी डाइट और लाइफस्टाइल चेंज कर सकता हूँ। तो मतलब वो तो उस स्टेज पे कोई साइन एंड सिम्टम्स एक्चुअली आते ही नहीं है, क्योंकि अब हम रिस्क स्टेज पे कह रहे हैं कि अभी तो रिस्क बढ़ा है आपका सिर्फ। साइन एंड सिम्टम्स तब आते हैं जब आपके शरीर में कैंसर ऑलरेडी आ चुका है। और फिर वो कैंसर के आ सकते हैं, फटीग है, रैपिड वेट लॉस है, लो हीमोग्लोबिन है, या इरेगुलर कोई ब्लीडिंग है लेडीज में, या फिर कोई मोल है उसका साइज बढ़ घट रहा है आपके, तो वो तो फिर जो जब सिम्टम्स आते हैं तब तक तो 9-10 साल निकल चुके हैं। तो इसीलिए ये टेस्ट जो रिस्क स्क्रीनिंग वाले टेस्ट होते हैं, ये 10 साल पहले पकड़ लेते हैं कि भई आपकी बॉडी में रिस्क बढ़ रहा है, आप अपनी लाइफ़स्टाइल अब चेंज कीजिए। स्मोकर्स को कहेंगे स्मोकिंग छोड़िए, और अगर आपका कोई ऐसा ऑक्यूपेशन है जो हाई रिस्क है, उसमें कुछ आप प्रोटेक्शन लीजिए। तो प्रोटेक्शन से भी काफ़ी सारी चीज़ें रुक सकती हैं। अ, मैम जैसे मैं खुद आयुर्वेदा का एक स्टूडेंट हूँ। मैम जो हमारी होलिस्टिक साइंस है, तो उसमें बोलते हैं कि सारी जो बीमारी है उसका कारण गट से है, हाँ, बिल्कुल, पेट से है। बिल्कुल। तो मैम बेसिकली गट के लिए हम लोग बहुत सारे आजकल जो कांजी चल रही हैं, जी, फर्मेंटेड जी। ड्रिंक्स चल रही हैं, जी। तो उसका क्या रोल है? लोग बहुत ज़्यादा आजकल मैं वीडियोज़ देखता हूँ, लोग फर्मेंटेड ड्रिंक्स लेते हैं, कांजी लेते हैं, जैसे कि रेडिश की, अ, बीटरूट की, मतलब तमाम तरह की ये चीज़ें लेते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट है बॉडी पे, और क्या ये जो प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स लोग लेते हैं, इसका एक्चुअल में गट के लिए फ़ायदा होता है? देखिए जो गट है ना आपका जो इंटेस्टाइन है, वो उसका जो नंबर ऑफ उसमें जो नर्व सेल्स हैं, वो ब्रेन के बाद नंबर 2 पे आता है। यानी जितने हम कहते हैं ना, हमारा जब किसी से पूछो आपका ब्रेन कहाँ है? तो यहाँ पे कहते हैं, कोई यहाँ नहीं कहता। बट अगर मैं पूछूँ कि भई आपका फर्स्ट ब्रेन कहाँ है? तो आपको यहाँ कहना चाहिए, और आपका दूसरा ब्रेन कहाँ है? तो आपको यहाँ कहना चाहिए। बिकॉज़ वो लिटरली दूसरा ब्रेन है शरीर का, जो आपके इंटेस्टाइन यानी गट जिसको बोलते हैं। अब इतने सारे ब्रेन सेल्स टाइप की चीज़ें क्यों चाहिए वहाँ पे? इतना सारा न्यूरॉन सप्लाई क्यों चाहिए? क्योंकि आप जो भी खा रहे हैं, उसको आपकी बॉडी की जो इंटेलिजेंस है, वो उसको एनालाइज़ कर रही है। लिटरली आप कह सकते हैं, जैसे हम कहीं पे न्यू कंट्री जाते हैं तो वहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है। कोई एक वीज़ा चेक करता है, आपका पासपोर्ट चेक करता है कि आप लीगल है, इल्लीगल एंट्री है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन में हमारा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, जो भी आप खा रहे हैं उसको अंदर अलाउ करें या ना करें, या वहाँ पे ही रोक दें या डिस्ट्रॉय करें, ये आपकी गट हेल्थ पे निर्भर करता है। और ये काम करने वाले प्राणी कौन है? बैक्टीरिया, जिसको जिसको गुड बग्स गुड कहते बैक्टीरिया। हैं, गुड बग्स, गुड बैक्टीरिया। तो इस इन बैक्टीरिया को भी खाना चाहिए। तो ये जो खाना है, ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, यानी बायोस मीनिंग लाइफ। तो ये जो बायोस हैं, ये जो बेचारे छोटे से जीव से हैं हमारे, जो स्टमक में रहते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं, इनको जो खाना चाहिए वो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक में आता है। जैसे कि कांजी आपने बोला, जर्मनी में सॉरकॉट होता है, फिर फर्मेंटेड फूड्स होते हैं। तो इन बैक्टीरिया को अपनी जीवनी चलाने के लिए और हमारी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को रन करने के लिए ये फूड्स चाहिए। और जब हम कुछ उल्टा-सीधा खाते हैं, जिससे ये बेचारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, हमारा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बैठ जाता है, तो सारे वो हार्मफुल चीज़ें हमारे अंदर चली जाती ओके मैम। मैम एक कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है बहुत ट्रेंडिंग में, न्यूट्रिशन और उसपे। हैं। मैम एक जैसे माइंडफुल ईटिंग के बारे में लोग बात करते हैं। एक होता है कि गट को फिल करके जो ईटिंग होती है, पेट को पूरा भर लेते हैं। एक होता है माइंडफुल ईटिंग। मैम माइंडफुल ईटिंग के बारे में क्या, मतलब इसका कॉन्सेप्ट है, एक बार मुझे बताइए आप? देखिए, क्या होता है कि आपका जो इंटेस्टाइन है, वो आपके इमोशन से बहुत डीपली जुड़ा हुआ है। तो अगर आप दौड़-दौड़ के खा रहे हैं, अगर आप गुस्से में खा रहे हैं, अगर आप डिप्रेशन में खा रहे हैं, अगर आप एंग्ज़ायटी में खा रहे हैं, तो आपका जो गट है और जो उसका जो पाचन शक्ति है, वो इफ़ेक्ट हो जाता है।
तो माइंडफुल ईटिंग के 2 पहलू हैं। एक पहलू है कि आप जो खा रहे हैं, उसका जो पूरा रस है, उसको अनुभव करिए, उसको एक्सपीरियंस कीजिए। बिकॉज़ जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो ऑटोमैटिकली कम खाएँगे, क्योंकि वो आप फिर एक सैटिस्फैक्शन आ जाती है। सैटिस्फैक्शन आपकी स्टेज 1 से शुरू होती है। ज़रूरी नहीं कि एकदम पेट फूलना चाहिए तभी सैटिस्फैक्शन आएगी, वो सैटिस्फैक्शन जो है। सैटिस्फैक्शन आनी शुरू हो जाती है ना। दूसरा इसका जो पहलू है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि माइंडफुल ईटिंग से आप ओवर ईटिंग भी नहीं करते। क्योंकि जो लोग माइंडलेस ईटिंग करते हैं, जैसे कि क्या है कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि अगर आप का दिमाग कहीं और है और आप कुछ और ही सोच रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं, तो उस काम में गलती होएगी। तो इसी तरह से जब खाना खाते हैं और अगर आप माइंडलेसली खाना खा रहे हैं, तो आप ओवर ईटिंग भी करेंगे, आपकी पाचन शक्ति भी कम होगी एंड इवेंचुअली फिर वो बीमारी हो जाएगी। तो माइंडफुल ईटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ईटिंग जहाँ पे आप एक हेल्दी वे से खाना खा रहे हैं, उससे आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा और आप एन्जॉय भी ज़्यादा करेंगे। माइंडफुल माइंडफुल ईटिंग की बात हो गई। लेकिन मैम आजकल जो फूड में जो टॉक्सिन्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, जैसे मैं भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, अखबार पढ़ रहा था, तो उसमें था कि एक फार्मर है मथुरा में, तो बेसिकली वो स्प्रे कर रहा था पेस्टिसाइड्स को। उसने घर पे आके अपने हैंड वॉश नहीं किए और वो खाना खा लिया। वो रात में ही मतलब कोलैप्स हो गया, मतलब डेथ हो डेथ गई हो गई उसकी। इसकी। मैम ये जो पेस्टिसाइड्स हम लोग खा रहे हैं इनडायरेक्टली, मतलब बेसिकली हम लोग सब जानते हैं कि हेल्दी ईटिंग क्या है आजकल, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन जो इनडायरेक्टली हम खा रहे हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, जो हमें पता नहीं चल रहा हम खा रहे हैं, तो जैसे पेस्टिसाइड्स और ये सब हैं, उसको हमें हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपनी डाइट में? देखिए, कुछ चीज़ें तो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे मैं कहूँगी कि आप ऑर्गेनिक खाना ही खाएँ, क्योंकि ऑर्गेनिक सब कहते हैं कि हम ट्रस्ट नहीं करते ऑर्गेनिक है कि नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गेनिक खराब हैं, क्योंकि बहुत से ऑर्गेनिक फार्म्स सही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, छोटे फार्मर्स हैं। तो ऑर्गेनिक स्टैम्प एक एफएसएसएआई का आता है, फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, वो आप उसको देखिए। मैम ये दिल्ली एनसीआर में या फिर देश के हर हिस्से में मिल जाते हैं? पूरे देश में मिलते हैं और उसका एफएसएसएआई का स्टैम्प लगता है जैविक करके, जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं। तो जैविक का स्टैम्प आप देखिए और जो उसने स्टैम्प लगा रखी है, उसको बाय रेगुलेशन वो ऑर्गेनिक ही रखना है। तो इसलिए थोड़ा-सा आई थिंक आई वुड से कि सब खराब नहीं है इस फील्ड में। कुछ अच्छे प्रोड्यूसर्स भी हैं, उनको आप देखिए, स्टैम्प देखिए जैविक का और खाइए। और घर में भी जैसे आप ला रहे हैं सब्जियों को, उनको अच्छे से वॉश करके उसका जो मोटा छिलका काटिए, बहुत पतला छिलका मत काटिए। तो उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। मतलब जो एक्सपोज़र है थोड़ा कम होगा। जैसे आपने मथुरा में फार्मर की बात करी, क्योंकि उसने हाथ धोता था पहले वो, तो उसको एक्सपोज़र नहीं हो रहा था उस लेवल का कि मतलब इंस्टेंट डेथ हो जाए। जिस दिन उसने हाथ नहीं धोया, तो उस दिन उसका अ, डेडली एक्सपोज़र हो गया। तो यानी वॉशिंग से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, प्रॉपर वॉशिंग। मैम खाने की बात चल रही है तो आजकल में हम लोग प्रोटीन रिच डाइट बहुत ले रहे हैं। प्रोटीन का एक एक लोग जागरूक हो गए हैं कि इतना प्रोटीन हमें चाहिए। तो जी। मैम प्रोटीन के भी मैं पढ़ रहा था 2 हिस्से हैं, एक जो लैब में बन रहा है प्रोटीन हुँ। और एक हमारा प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। मैम जो लैब में बन रहा है बेसिकली जो प्रोटीन है और हमें कौन-सा प्रोटीन खाना चाहिए और इसके क्या मतलब प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो कहाँ पे हमें मिल सकते हैं? कौन-सी ऐसी सोर्सेज़ हैं जहाँ से हम लोग प्लांट बेस्ड प्रोटीन खा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आजकल बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ आ गई हैं जो कि आपको सोया का मीट बना के देती हैं। यानी वो उसकी प्रोसेसिंग और इस तरह की ट्रीटमेंट हो ही रहे। आई डोंट थिंक वो किसी की सेहत के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी जहाँ पे भी एक मैन मेड इन्फ्लुएंस आता है, जहाँ पे आप रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, अ, कलर, फ्लेवर, ये इमल्सिफायर ये सब ऐड कर रहे हैं, तो वो आपकी गट के लिए अच्छा नहीं है। आपके गट के बैक्टीरिया को ये सब खाना नहीं पसंद, उसको नेचुरल पसंद है, नंबर 1। नंबर 2 जो मैं कहना चाहती हूँ कि जो वीगन होता है, प्लांट बेस्ड होता है, वो हमेशा आपके शरीर के लिए बेहतर होता है। क्यों? और इसमें मैं कोई रिलिजन या मोरालिटी की बात नहीं हो रही। ये इसलिए होता है क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, एक तो उसमें बहुत ज़्यादा अब हॉर्मोन्स आ रहे हैं और जिस कंडीशन में रखा जाता है उस प्राणी को, वो बहुत टॉक्सिक कंडीशन है। उसका कभी भी हेल्थ वो खुद ही बीमार है। वो जो भी चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, वो खुद ही बीमार प्राणी है, बीमार को खा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा खाना खाना चाहिए। तो मेरा पर्सनल मानना है
कि आप अगर प्लांट बेस्ड खाएँ, तो वो बेटर है और अब रिसर्च में भी देखा गया है कि प्लांट बेस्ड पे ज़्यादा ज़ोर है और वो आपकी शरीर की इन्फ्लेमेशन को कम करता है और अगर इन्फ्लेमेशन कम रहेगी तो कैंसर का खतरा भी कम रहेगा, डायबिटीज़ का खतरा भी कम रहेगा, हार्ट अटैक का भी खतरा कम रहेगा। तो इट्स लॉजिकल कि आपको प्लांट बेस्ड पे अगर आप ज़्यादा फ़ोकस करें और प्लांट बेस्ड में तो बहुत प्रोटीन है और इसपे कई वीडियोज़ बन चुके हैं, रिसर्च वर्क हो चुका है कि अगर आप एक बैलेंस्ड वे में प्लांट बेस्ड खाएँ, प्लांट बेस्ड का मतलब नहीं है कि सिर्फ़ आलू की टिक्की और आलू का पकौड़ा। प्लांट बेस्ड का मतलब है कि आप दालें भी खा रहे हैं, आप मूँगफली भी खा रहे हैं, आप नट्स एंड ऑयल सीड्स बाकी भी खा रहे हैं, आप मटर भी खा रहे हैं। तो जब ये आप एक एक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लांट बेस्ड किंगडम से खा रहे हैं, तो वो बेटर है। प्लांट बेस्ड लोगों को लगता है कि उसमें सिर्फ़ आलू खा लिया, चावल खा लिया, वो वो डेफिनिशन नहीं है। एक प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन फूड हाँ, का बहुत हाँ, ज़रूरी है। और वो सारी चीज़ें खानी है जिसके अंदर अलग-अलग अमाइनो एसिड्स हैं, वैराइटीज़ खानी प्रोटीन्स है। हैं। हाँ, मैम गुड हैबिट्स की बात चल रही है, गुड गुड हैबिट्स ऑफ ईटिंग की बात चल रही है, तो आजकल लोग शुगर एक ऐसे विलेन बन गया है फूड में। मैम आजकल लोग शुगर के लिए अल्टरनेटिव्स ढूँढ रहे हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, नेचुरल स्वीटनर्स हैं, बहुत सारे ऐसे आते हैं। मैम बेसिकली हमें शुगर के अल्टरनेटिव्स कहाँ से मिल सकते हैं और क्या चॉइस हो सकती है शुगर के अल्टरनेटिव्स की? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको शुगर है जो क्रेविंग होती है लोगों को। क्रेविंग होती है, तो आप जो नेचुरल चीज़ें हैं उन्हीं से क्रेविंग को पूरा कीजिए। जैसे खजूर है, अंजीर है, किशमिश है, फल है। बिकॉज़ जितने भी आप ये अल्टरनेटिव्स ढूँढ रहे हैं, कहीं न कहीं लैब में प्रोसेस्ड है। और लैब में प्रोसेस का मतलब ये आपकी स्टमक में जाके, आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके, आपका जो बॉडी के अंदर एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, उसको डिसरप्ट करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे। और इस ब्रोकन कम्युनिकेशन सिस्टम से फिर क्या बीमारियाँ होती हैं, वो आप हमको भी नहीं पता कि क्या-क्या बीमारियाँ नई-नई होंगी। तो अ, ये जितने भी मिठास है, ये तो नेचर में मिल जाता है। उसके बाद अल्टरनेटिव स्वीटनेस में भी 2 अलग-अलग तरह के हैं। एक तो है जो किसी नेचुरल फूड प्रोडक्ट से डिराइव्ड है। और एक है जो बिल्कुल ही केमिकल है। तो जो बिल्कुल ही केमिकल है जैसे एस्पार्टेम है, सुक्रालोज़ है, नहीं नॉट सुक्रालोज़ बट एस्पार्टेम है और भी इस तरह के सैकरीन है, उसको तो बिल्कुल आप साइड कर दीजिए, वो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वो केमिकल है, केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरे हैं जैसे स्टीविया आता है, जो कि एक प्लांट बेस से है। उसमें रिलेटिवली खतरा कम है, बट वो फिर भी नेचुरल नहीं है। कम से कम एस्पार्टेम से तो कम खतरा है, बट वो बिल्कुल नेचुरल नहीं है। तो आई एम एडवोकेट कि बी नेचुरल, ईट नेचुरल। मैम आजकल जैसे ग्रीन टीज़ की बात चल रही है, जी, तो ग्रीन टीज़ लोग बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, जैसे ब्लू टी है, ग्रीन टी है, जी, जी, कैमोमाइल टीज़ हैं। जी। मैम आपकी सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस, सबसे पावरफुल ड्रिंक आपके लिए कौन-सी है? देखिए मेरे लिए सबसे पावरफुल जो ड्रिंक है वो है रोडोडेंड्रॉन और रोडोडेंड्रॉन मेरे लिए इतना मुझे बहुत पसंद है। एक तो उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, उसका उसकी खुशबू बहुत अच्छी है और वो हार्ट को इतना प्रोटेक्ट करता है स्पेशली जैसे कि अब पैंडेमिक के बाद सबकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ गई है, हार्ट में आई है, लंग्स में आई है। तो रोडोडेंड्रॉन उसी पे काम करता है, वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो इसीलिए ये रोडोडेंड्रॉन इन्फ्यूज़न भी जब मैंने ढूँढना शुरू किया और इसको एक टी फॉर्म में लेके आए। उसके पीछे बिज़नेस कम था, बिज़नेस का आइडिया इतना नहीं था, फ़ोकस नहीं था, उसका था कि भई लोगों को मदद मिले। तो इसीलिए रोडोडेंड्रॉन इन्फ्यूज़न टी की जो बात कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, उसका जो कोर था वो था लोगों को इन्फ्लेमेशन से बचाना। थैंक यू मैम। आपका आपसे बात करके बहुत सारे न्यूट्रिशन के ऊपर हमने बातें करी और अगले एपिसोड में हम लोग ऐसे ही और अच्छे-अच्छे टॉपिक से, न्यूट्रिशन से लेके, हेल्थ से लेके, कैंसर से लेके, लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर से लेके बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। आप सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू डॉक्टर शिवम थैंक यू महेश्वरी, मैम। थैंक यू सो मच।